Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब तक दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी थी। एक तरफ पश्चिम का गुट था जिसका कप्तान था अमेरिका, दूसरी तरफ पूर्व का गुट जिसकी सदारत कर रहा था सोवियत संघ। भारत के आजाद होते ही पूछा जाने लगा, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, किस पाले में हो, सीआईए में हो या केजीबी वाले हो। नेहरू सरकार ने इस बात को समझा कि भारत जैसे नए नए आजाद मुल्क के लिए तुरंत कोई पाला पकड़ लेना ठीक नहीं, इसलिए नेहरू ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में निवेश किया। अंग्रेजी में से नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है। भारत और उसकी तरह नए आजाद हुए ढेर सारे मुल्क इस मूवमेंट से जुड़ते चले गए। पश्चिम और पूर्व के गुटों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति के मामले में एक तय फॉर्मूला था, एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ साम्यवाद। लेकिन नॉन अलाइंड मूवमेंट में शामिल देश किसी तय फॉर्मूले पर नहीं चले, पूर्व और पश्चिम के अनुभवों से अच्छी बातें सोखते चले गए। मिसाल के लिए भारत ने नेहरू काल में सोवियत संघ की मदद से इस्पात के कारखाने भी लगाए और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों से लड़ाकू विमान भी खरीदे। विदेश नीति के किसी और कदम की तरह नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन की भी आलोचना होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन आज तक भारत की विदेश नीति का एसेंस कमोबेश वही है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के वक्त था। कोई फॉर्मूला ना होना ही हमारा फॉर्मूला है। हमने एक जमाने में सोवियत संघ के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर भी दस्तखत किए और फिर हमने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील भी कर ली, लेकिन हम कभी किसी गुट में नहीं बंधे, देश हित का ख्याल रखा। पर क्या किसी पहलवान का चीयर लीडर न बनना हमारे लिए नुकसान का सौदा था? नहीं। भारत सरकार के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का ही नया स्वरूप भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। इसके फायदे क्या हैं? ये येल एनयूएस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले रोहन मुखर्जी ने अपने लेख के एक हिस्से में अच्छे से बताया। 28 मार्च को हिंदुस्तान टाइम्स में छपे लेख में मुखर्जी कहते हैं, पिछले 3 दशकों से भारत ने अलग अलग तरह की साझेदारियां करते हुए अपनी स्वायत्तता को बनाए रखा, विदेश नीति में अपने विकल्पों को खुला रखा। भारत में सबसे ज्यादा आयात होता है चीन से, सबसे ज्यादा निर्यात करता है अमेरिका को, सबसे ज्यादा हथियार लेता है रूस से, सबसे ज्यादा तेल लेता है सऊदी अरब और इराक से, और सबसे ज्यादा गैस लेता है कतर से। ये सब करने का आत्मविश्वास भारत में आ पाया, इसके पीछे भारतीय विदेश सेवा का अर्जित अनुभव है जो पिछले 75 सालों में तैयार हुआ। हाल के दिनों में भारत की विदेश नीति ने किस तरह मजबूती का परिचय दिया, ये कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। पहला उदाहरण, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण अचानक नहीं किया था, उसने महीनों लगाकर यूक्रेन की घेराबंदी की और तभी से पश्चिमी देश लगातार रूस को निशाने पर ले रहे थे। भारत के लिए असहजता यहीं से शुरू हो गई थी। विदेश मामलों पर नियमित रूप से लिखने वाले स्तंभकार सी राजा मोहन ने 23 फरवरी 2022 को इंडियन एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में कहा, जैसे जैसे यूक्रेन पर युद्ध के बादल घिर रहे हैं, राजनयिक स्तर पर भारत के बैलेंसिंग एक्ट पर फोकस बढ़ता जा रहा है। भारत न रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने के खिलाफ चेता पा रहा है, न ही यूक्रेन की संप्रभुता के पक्ष में बयान दे पा रहा है। जब 1956 में रूस ने हंगरी पर हमला किया था और जब 1968 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया था, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो रूस को लेकर भारत का असमंजस नया नहीं है। इस बार जब भारत से रूस की आलोचना करने को कहा गया तो भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का हवाला दिया। भारत को इनकी सकुशल वापसी के लिए रूस और यूक्रेन दोनों का साथ चाहिए था। अब छात्र लौट आए हैं तो भारत को फिर एक नैतिक असमंजस में डालने की कोशिश हुई। भारत ने लगातार शांति की अपील की, लेकिन रूस के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। कारण बताया गया कि भारत से रूस के गहरे सामरिक रिश्ते हैं, रक्षा सहयोग है, हमारी सेना के पास अधिकतर हथियार रूसी मूल के हैं, इसलिए हम रूस के खिलाफ नहीं जा सकते। यहाँ एक सवाल उठता है कि हमने रूस से ही इतने हथियार क्यों लिए, और अगर रूस वाली दुकान में अब कोई समस्या है तो क्या हम कहीं और से हथियार नहीं ले सकते? आखिर पैसा तो अपना है। इस सवाल का जवाब छिपा है भारत की रक्षा खरीद नीति में। भारत सरकार रक्षा खरीद भी वैसे ही करती है जैसे वो सड़क का ठेका निकालती है। यहाँ सिक्का चलता है L1 बिडर का, यानी लोएस्ट बिडर। मान लीजिए भारत को एक बंदूक खरीदनी है, इसके लिए दुनिया भर की कंपनियां ठेका भरेंगी। इसमें यूरोप और अमेरिका की कंपनियां भी आएंगी और रूसी कंपनियां भी। अब चूंकि रूसी सामान हमेशा पश्चिमी कंपनियों के सामान से सस्ता होता है, ठेका उनके पास चला जाता है, इसलिए भारत की सेना के पास रूसी हथियारों का जखीरा तैयार हुआ। दूसरा कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में सिर्फ रूस ही है जिसने रक्षा से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत से दोस्ती की, उसे सही मायनों में निभाया भी। सुनिए विदेश मामलों की जानकार स्वस्ति राव ने इस बारे में हमें क्या बताया। रूस अगर आप भारत का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, देखिए हमारा जो अपर हाफ है वो लैंडलॉक्ड एरिया है। एक तरफ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना से, एक तरफ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है पाकिस्तान से। तो ऐसे में हमको रूस की मदद चाहिए
चाइना को बैलेंस करने के लिए, हमको रूस की मदद चाहिए तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में अपनी रेलेवेंस को बना के रखने के लिए, हमको रूस की मदद चाहिए ईरान पे हमारी आउटरीच बनाए रखने के लिए, हमको रूस की मदद चाहिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी आउटरीच बनाने के लिए, सेंट्रल एशियन जो 5 कंट्रीज हैं जिनको रशिया की सॉफ्ट अंडरबेली कहा जाता है वहां पे अपनी पहुंच बनाने के लिए हमको रूस की मदद चाहिए। मतलब फेवरेबल रशिया इज इन अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अगर आप अपर हाफ को देखते हैं। तो चाइना के फैक्टर को तो खैर कई बार बोला ही जाता है, इसलिए मैं उसको रिटरेट नहीं करूंगी। अब लेकिन जैसे ही आप और हाँ, एक उसमें और भी पॉइंट है, जब आप ईरान की बात कर रहे हैं तो ईरान की तरफ जो एक नॉर्थ साउथ मैरिटाइम कॉरिडोर उसमें हम शामिल हैं जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस नॉर्थ साउथ मैरिटाइम कॉरिडोर में तकरीबन 7200 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है और ट्रेड होगा इस बेसिकली कॉरिडोर से। इसमें ईरान है, इसमें रशिया है, इसमें भारत है, इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, लेकिन इसमें ना पाकिस्तान है और ना चाइना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इनमें हमको रशिया का सपोर्ट चाहिए, हमको रशिया का इन्वॉल्वमेंट चाहिए और पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अब ये जो सिचुएशन है ये बदल जाती है जब हम लोअर हाफ इंडिया को देखते हैं जो मैरिटाइम स्पेस में है। तो लोअर हाफ अगर आप इंडिया का देखते हैं तो वहां पे इंडो पैसिफिक है, वहां पे एक अलग तरीके का क्वाड करके जो सिक्योरिटी क्वाड्रिलैटरल जो उभर रहा है, वहां पे जो हमारा एंगेजमेंट है ब्लू इकोनॉमीज में, वहां पे हमको यूएस की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, इस तरह के देशों की वहां पे हमें जरूरत है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक जो और नेशनल इंटरेस्ट हैं वो काफी वैरायटी के हैं। इसी वजह से भारत की फॉरेन पॉलिसी को मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है कि हमको अलग अलग वेक्टर्स की जरूरत है। हथियारों से इतर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हमें रूस की जरूरत है। एक कारण तो हर गली नुक्कड़ पर गिनाया जा रहा है चीन, लेकिन कुछ दूसरे कारण भी हैं। इस बार हमने विशेषज्ञ से पूछा कि भारत पूर्व पश्चिमी दोनों से गाढ़ी दोस्ती क्यों रखना चाहता है। सुनिए जवाब। और लास्ट पॉइंट इसमें यह है, देखिए अमेरिका ये चाहता है कि हम जो वेपन्स हैं वो ना खरीदें रशिया से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका हमको जो ऑफर करता है वेपन्स वो टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं करता है। अमेरिका को जब टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी के वेपन्स ऑफर करने की बात होती है या टेक्नोलॉजी ऑफर करने की बात होती है तो वो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पिकअप कर लेता है। लेकिन भारत को जो टॉप ऑफ द लाइन जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस जो वेपन्स हैं वो हमको रशिया से मिलते हैं, चाहे वो हमारे न्यूक्लियर सबमरीन्स हो, चाहे वो ब्रह्मोस हो, मतलब यू नेम इट, चाहे वो S-400s हो। तो इन सब चीजों की वजह से जो भारत का एक स्टैंड है वो अपने राष्ट्रीय हित को सामने रखकर है, ना कि वर्ल्ड कम्युनिटी के हिसाब से तारीफ करना या क्रिटिसिज्म करना। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण उसके विस्तारवादी मंसूबों का परिणाम है। भारत ने हमेशा विस्तारवाद पर देशों की संप्रभुता को तरजीह दी, बावजूद इसके रूस से हम दोस्ती नहीं तोड़ सकते। इसकी वजह क्या है हमने आपको बताई। अब सुनिए कि रूस से दोस्ती बनाए रखने के फायदे क्या हैं। अब इसके बावजूद अब देखिए रशिया के सामने क्या है कि तेल का और फॉसिल फ्यूल्स का जो उनका ट्रेड है वो तो उनका यूरोप से चल रहा है, लेकिन अब रशिया के ऊपर भी ये प्रेशर है कि वो डाइवर्सिफाई करे अपने बायर्स को। तो आपने देखा कि रशिया जो है वो चाइना को तेल बेच रहा है। चाइना के साथ जब बात आती है तो देखिए चाइना जो है वो बहुत ही एक वाइज तरीके से, चाइना बहुत फेवरेबल तरीके से प्राइस नेगोशिएट करता है। 2014 में क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद जब सैंक्शंस लगे थे रूस के ऊपर, तो भी रशिया ने चाइना को बहुत सारा तेल बेचा था और बहुत ज्यादा, मतलब चाइना की शर्तों के अनुरूप बेचा था, उसके जो कीमतों को बहुत कम कर दिया गया था। इस बार भी वैसी ही सिचुएशन है। इस बार रशिया ने हमें रीच आउट किया, उन्होंने कहा कि भाई हम 27% आपको डिस्काउंट देते हैं और आप हमसे हमारा जो ऑयल है वो खरीदिए। अब देखिए केवल यही बात है कि हिंदुस्तान ने कोई पक्ष नहीं लिया। हिंदुस्तान ने कहा कि ठीक है, हमारा एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है रशिया से और हमारा इंडिपेंडेंट इक्वेशन है बाकी और पूरी दुनिया से भी, तो हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। और हिंदुस्तान ने कहा कि ये सही वक्त है हमें अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बनाने का। और आपने देखा कि कैसे इंडियन ऑयल ने तकरीबन आई थिंक 5 लाख बैरल 5 मिलियन बैरल जो है वो ऑयल खरीदा। और ये भी बात हो रही है कि 2022 के अंत तक ये हमने 5 मिलियन खरीदा, तकरीबन 15 मिलियन 20 मिलियन तक जा सकते हैं अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल हमारे हित में है। और इस तरह अभी इसलिए भी हित में है क्योंकि अभी जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं रूस के ऊपर वो ईरान वाले सैंक्शंस नहीं है। जो ईरान में सैंक्शंस जो लगाए थे अमेरिका ने वो अमेरिका के लिए तो थे ही, अमेरिका के एलाइज और पार्टनर्स के लिए भी थे। इसी वजह से इंडिया को भी 2019 में अचानक ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो रूस पे सैंक्शंस लगे हैं ये मॉडरेट सैंक्शंस है। इसमें अमेरिका के अलावा अमेरिका के एलाइज या पार्टनर्स इंक्लूडेड नहीं है।
ओके तो हमारे लिए ये लॉजिकल है। आगे जाके हमें इसका फायदा, अच्छा दूसरा आपने कहा फायदे की बात, फायदा इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें S-400, अब S-400 जो है वो आता है हमारे पास, रूस से आ रहा है, ऑलमोस्ट यही टाइम है S-400 की डिलीवरी का। अब जब सैंक्शंस लग गए हैं रूस के ऊपर इतने सारे, तो अब हमको क्या डर है? हमको सेकेंडरी सैंक्शंस का डर है, राइट? आप इसी मतलब जो लॉजिक है वो ये कहता है कि कैट्सा करके जो अमेरिका में जो काउंटरिंग एक्ट है, मतलब अमेरिकन एडवर्सरीज की थ्रू सैंक्शंस, वो जो है वो हमारे ऊपर ना लागू हो जाए। अब देखिए आप, ये भारत की बहुत प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी ही है जिसकी वजह से अभी तक ट्रंप सरकार हो या उसके बाद बाइडेन सरकार हो, अभी तक हमारे ऊपर उस पे सैंक्शंस न लगे हैं। और अगर लगेंगे कैट्सा के सैंक्शंस तो बहुत ही माइल्ड होंगे, काफी, अगर वेव्ड पूरी तरह नहीं भी हुए तो बहुत माइल्ड होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इंडो पैसिफिक में यूएस को हमारी जरूरत है। यहाँ एक बात समझने वाली है, रूस से दोस्ती का फायदा हमें तेल खरीदने में मिल रहा है। ये लाइन आपने सुनी होगी। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि अगर रूस सस्ता तेल दे रहा है तो पेट्रोल का दाम रोज ऊपर क्यों जा रहा है? तो उसका जवाब ये कि रूस से लाया जा रहा तेल जमा हो रहा है भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व में। ये वो तहखाना है जिसे भारत किसी आपातकाल में ही इस्तेमाल करना चाहता है, मिसाल के लिए युद्ध। इसलिए आपको रूस से आ रहे सस्ते तेल का लाभ नहीं मिल रहा। फिर एक दूसरी बात भी है, रूस सस्ता तेल जरूर बेच रहा है लेकिन भारत के कुल आयात में उसका हिस्सा अभी छोटा है। फिर हम ये तेल कितने दिनों तक खरीद पाएंगे, ये सब निर्भर करेगा रूस यूक्रेन के बीच बनते बिगड़ते समीकरणों पर।